किया है सब लोगों ने? हर्षदीप, आपको कोई डाउट है? यस मैम, क्वेश्चन 5 असाइनमेंट का। अच्छा, और असाइनमेंट के क्वेश्चंस में? यस मैम, 5th क्वेश्चन में। ओके ठीक है, वो डाउट भी ले लेते हैं हम लोग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग इशू। जब तक मेरे को कौन बताएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है? मैंने बोला था सबको याद करके आने को। मैम TU sin थीटा अपॉन जी। करेक्ट, 2u sin थीटा अपॉन जी। वो मैक्सिमम कौन सा एंगल पे होगी इशू? कौन सा एंगल पे मैक्सिमम हो जाता है साइन? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो वो 90 पे मैक्सिमम। ठीक है, अब हाइट के लिए कौन बताएगा मैक्सिमम का फॉर्मूला? बोलो विशाली। U square sin square theta upon 2g। करेक्ट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कौन बताएगा क्या होता है? बोलो नीलेश। 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे, करेक्ट। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाता U square upon g। है? यू स्क्वायर अपॉन जी नहीं, रेंज का फॉर्मूला नहीं है वो। और कोई हॉरिजॉन्टल रेंज का मैम। हाँ, हॉरिजॉन्टल रेंज का। और कोई बोलना चाहता है? बोलो इशू। मैम U square sin 2 थीटा upon g। करेक्ट, ठीक है। और अगर मैं पूछूं टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज में रिलेशन क्या होता है? R is equals to ux into t। करेक्ट, आर इक्वल्स टू यू एक्स इन टू टी। ये क्लियर है सबको? तो एक बार फिर से बताना। ठीक है, अभी एक बार हम लोग वो जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है वो डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ लोगों को डाउट्स भी था असाइनमेंट में, वो भी ले लेते हैं। एक सेकंड। मैम टेस्ट वाले डाउट्स। हाँ, टेस्ट वाले डाउट्स भी प्रिपेयर्ड है, वो भी लूंगी मैं। मैंने आज प्रॉपर स्लाइड बना लिया उसके लिए। तो एक बार पहले जो कल करवाया था ना, एक बार उसका लेके फिर वही टेस्ट वाले लेके। बाकी सारी डेरिवेशन सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। स्क्रीन विजिबल है मेरा? बता देना जब हो जाए। इस असाइनमेंट में डाउट है आप लोगों को? जो असाइनमेंट था, एक सेकंड। कौन से क्वेश्चंस में एक बार बताएगा कोई? मैं 5th में। 5th में है, और किसी और ने भी पूछा मैम था ना? 4th में है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? बस 4th एंड 5th है? एक और स्टूडेंट था ना, हर्षदीप, आपको किस में डाउट है? ठीक, तो उससे पहले हमने एक और डाउट आया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए, तो वो भी ले लेते हैं, कैसे निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है, वो क्या रास्ता फॉलो कर रहा है।
तो उसके लिए हमारे पास जैसे दो फैक्टर्स होते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक होता है एक्स और एक वाई, तो उन दोनों में हमें रिलेशन बताना होता है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन आ रहा है। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक बॉडी ली थी इस पॉइंट पे और फिर वो फाइनली यहाँ तक पहुंची थी, तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे वो वहां पे पहुंची थी और हमारे पास तब एक एक्स डिस्टेंस था कि उसने हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया है और एक वाई डिस्टेंस था। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो मैंने बोला था एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0. 0 हो जाता है, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी थी ux cos थीटा। फिर जब हमने बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में वैल्यूज पुट करी थी, तो हमारे पास आया था x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t। विशाली यहाँ तक कहीं डाउट है? नो मैम। और किसी को भी है तो प्लीज बता देना। तो यहाँ से अगर मैं देखूं कि उस पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू क्या थी जब हम लोग x पे पहुंचे, तो उसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं x अपॉन u cos थीटा। फिर यही सेम इक्वेशन हमने y डायरेक्शन में यूज करी कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस g पुट करा और वेलोसिटी u sin थीटा, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब इस वाली इक्वेशन में हमने बस टाइम की जगह वैल्यू पुट करी थी x अपॉन u cos थीटा और साइन अपॉन कॉस tan हो जाता है, तो ये वाली टर्म हो गई tan, और सेकंड वाली टर्म हमारे पास आ गई x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फिर मैंने ये भी बताया था कि ये भी पूरा कांस्टेंट है और सेकंड टर्म में भी x स्क्वायर के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी जिसका ग्राफ पैराबोला होता है। फिर यहाँ पे हमने साइन से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था। जैसे हमने ऐसे किया हमारे पास एक ऐसी टर्म आ गई डिनोमिनेटर में 2 sin थीटा cos थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा, एंड अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में रेंज का फॉर्मूला बन गया और जो एक्स्ट्रा कॉस था वो साइन के साथ मिलके tan थीटा हो गया था। क्लियर है अब सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, विशाली आप बताओ कहाँ पे डाउट है? मैम जहाँ पे वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किया है ना, वहाँ उससे आगे नहीं पता चला कि क्या किया था। यहाँ से और सेंटर वाली रो में से और राइट वाली में से? मैम जो साइड वाला है जहाँ पे मतलब साइन थीटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। देखो साइन थीटा को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक cos स्क्वायर थीटा है, उसको दो पार्ट में लिख दिया cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा, और एक हमारे पास एक्स्ट्रा 2 लगा हुआ था, तो इन दोनों को मिला के वो sin 2 थीटा बन गया और ये cos थीटा को अभी अलग रखा हुआ है। अब जैसे ही 2 u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g आया तो वो रेंज का फॉर्मूला बन गया है, इसलिए वहां पे r लिखा हुआ है। क्लियर है विशाली? यस मैम। पक्का क्लियर है? यस मैम। यहाँ पे बस और कुछ नहीं किया है रेंज का फॉर्मूला बनाने के लिए, ताकि अगर रेंज गिवन है उससे अगर हमें पोजीशन बतानी है तो वो भी बता सकते हैं। अब असाइनमेंट देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास था कि बॉल को हमने ऊपर फेंका था, तो एक बच्चे ने कैच कर ली थी बॉल 2 सेकंड के बाद। इसी में डाउट है ना आपको प्रगति एंड विशाली? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे ये हमें 2 सेकेंड्स क्या गिवन है, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g। अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, वो हमें निकालना है। थीटा गिवन था 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पुट करा, g की जगह 9.8 पुट करा, डायरेक्टली वैल्यू आ जाती, इसको इक्वल टू 2 करना था। कहाँ पे डाउट है इसमें प्रगति? मैम ये क्वेश्चन बता दो पूरा। अच्छा पूरा बता दूं, ठीक है। देखो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू साइन 30 हो जाएगा 1/2,
और डिनोमिनेटर में है 9.8 इक्वल्स टू 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, u की वैल्यू आ जाएगी 19.6। क्लियर है अब? यस मैम। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में था कि रेंज और हाइट के बीच में रिलेशन था। तो दोनों का अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास होता है रेंज का फॉर्मूला। पहले कौन बताएगा रेंज का फॉर्मूला आप लोगों में से? अनेक, जो लोग पहले बता चुके वो हैंड रेज यस मत। मैम। और क्या फॉर्मूला होता है रेंज का? U square sin 2 theta upon G। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब हाइट का कौन बताएगा? मैक्सिमम हाइट का आयुष बोलो। U square sin square theta over 2G। करेक्ट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इन दोनों रिलेशन में हमें बोला हुआ है जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 4√3 टाइम्स है हाइट की। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके। नो मैम। यहाँ से ये g से g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो लिख देते हैं। तो हमारे पास आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू, वो बाकी नंबर्स अभी मैं नहीं लिख रही। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया। यस मैम। Yes ma'am। यस मैम। अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लाइड है, इस 2 से इस 4 को कैंसिल करके हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 2/√3। अब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, और इस कॉस को अगर मैं इधर ले जाऊं डिनोमिनेटर में तो ये tan थीटा बन जाएगा एंड विच इज इक्वल टू √3। यहाँ से थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। एक सेकंड। अच्छा ये पॉइंट में थीटा कितना आएगा यहाँ से? 1/√3 आएगा। वो मैंने 4√3 को इधर जब लिखा हुआ था वो अपॉन में लगा दिया, 1/√3 आएगा। ये मैंने 4/√3 लेके सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर 4/√3 होगा तो 60 डिग्री आ रहा है, 1/√3 जब आप डिनोमिनेटर में वो करोगे तो उससे 30 डिग्री आएगा। क्लियर है सबको ये? यस Yes, मैम। यस मैम। Yes ma'am। विशाली आपको भी क्लियर है? यस मैम। और कोई डाउट है इसमें किसी को? बता दो, और कोई डाउट है किसी असाइनमेंट के क्वेश्चन में? हर्षदीप आपने बोला था क्लास की स्टार्टिंग में। नो मैम, ये था। ओके ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास बेसिकली कुछ फॉर्मूलेज आ गए हैं। अच्छा, अगर मेरे पास एक एंगल है 20 डिग्री का, एक एंगल तो हमारे पास अगर एक एंगल 20 डिग्री का है और एक एंगल 70 डिग्री का है तो क्या उनकी रेंज सेम होगी या अलग होगी? सेम होगी। उनकी रेंज सेम हो जाएगी। करेक्ट। क्यों सेम होगी? कैसे एंगल है ये? क्योंकि उन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है। क्योंकि उन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब जो आपके टेस्ट के क्वेश्चंस थे उनके डाउट ले लेते हैं। आप लोगों को आई थिंक 12, 14, 15, 17 और 20 क्वेश्चन में डाउट था। ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन सारे किसने तुक्के मारे थे? सारे के सारे, मतलब सारे अटेम्प्ट करे जितने भी क्वेश्चंस थे? यस। केशव ने सारे अटेम्प्ट किए थे मैम। सारे अटेम्प्ट किए थे। सारे अटेम्प्ट तभी करा करो जब आपको लग रहा हो कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, वरना अगर सारे अटेम्प्ट करोगे कभी कभी आंसर आपके मार्क्स नेगेटिव में भी चले जाते हैं। ये समझ आया? Yes ma'am। यस मैम। यस हाँ। मैम। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको 10 क्वेश्चन आते हैं और वो 10 के 10 तो सही है पर बाकी पता नहीं सही होंगे या नहीं, तो वही अटेम्प्ट करो। फालतू में क्यों अपने मार्क्स और कम करवाने हैं? जितने आ रहे हैं एटलीस्ट, हो सकता है ना कभी आप टेस्ट दे रहे हो उसमें कट ऑफ ही कम हो,
तो इजीली हमारे पास उतने तो मार्क्स आ जाएंगे। विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास 3 फोर्स थे और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है। एक ओसी की डायरेक्शन में है, एक ओजी की डायरेक्शन में और एक ओए की डायरेक्शन में। और हमें बताना था रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा और साथ में डायरेक्शन भी बतानी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बताना है। तो सबसे पहले सेम वाले नंबर्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी 6 न्यूटन है, यहाँ पे भी 6 न्यूटन है। अगर इन दोनों को मिला के मैं फोर्स कैलकुलेट करूं तो किस डायरेक्शन के अलोंग आना चाहिए? अच्छा, उसको समझ मिड में। क्या? बी की डायरेक्शन में। ओबी की डायरेक्शन में। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स एक्स में और एक फोर्स वाई में। क्यूब के जो 2 फेसेस होते हैं वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ना? यस मैम। यस मैम। तो हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। और 90 डिग्री की केस में जो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर और इसका अंडर रूट, क्योंकि कॉस थीटा तो ऑलरेडी 0 हो गया। ये समझ आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? 2 फोर्सेस आ गए, एक 6 न्यूटन और दूसरा भी 6 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो बन जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 72। 36 प्लस 36 72। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब इसकी डायरेक्शन हमें पता है कि बीच में बनती है। और अगर हम कैलकुलेट भी करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इससे भी अगर आप कैलकुलेट करो या फिर डायरेक्टली अगर आप थोड़ा सा वैसे कॉमन सेंस लगाओ कि हमारे पास x में है 6 और y में भी है 6, और यहाँ पे अगर ट्रायंगल में बनाऊं तो कितना थीटा बनेगा? अगर मैं tan थीटा की वैल्यू देखूं, अगर परपेंडिकुलर भी 6 है और बेस भी 6 है तो थीटा कितना बनता है? अगर परपेंडिकुलर भी बेस 6 है और बेस भी 6 हो जाएगा तो tan थीटा से थीटा कितना आएगा? 45। ये हाँ करेक्ट, ये परपेंडिकुलर है, यही बेस है। तो tan थीटा की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 45 डिग्री। मैम tan मैम थीटा की स्क्रीन वैल्यू शेयर शो बताएगी होगी। एंगल की वैल्यू। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे मैं बस परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर रही हूँ। तो tan थीटा की मैम वैल्यू मेरे पास स्क्रीन नहीं शो हो रहा। स्क्रीन शो नहीं हो रहा, मैं लिखे जा रही हूँ। दिख रहा है अब? नो मैम। नो मैम। नो मैम। आप दिख यस मैम तो दिख दिख रहा है। रहा है। दिख रहा है। अब नहीं फिर दिख से रहा। नहीं दिख रहा। फिर फिर अच्छा है। बंद हो गया। मैं कोई घंटे तो मैं दूसरे डिवाइस से कर रही हूँ। तो मैं ये कह रही थी, अगर मेरे पास अभी मैं स्क्रीन शो नहीं हो रहा है तो अभी टेंशन मत लेना। मैं ये कह रही थी अगर मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होते हैं तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जो रिजल्टेंट बनेगा वो 45 डिग्री पे बनेगा। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस यस मैम। मैम। हाँ, अब next। तो अब इसमें जैसे मेरे पास 2 फोर्सेस थे, दोनों के दोनों यहाँ पे जो एंगल बना रहे थे, एक इस डायरेक्शन के अलोंग था एक्स वाली फॉर एग्जांपल अगर हम मान ले उसे, और एक हमारे पास परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में था वाई डायरेक्शन के अलोंग। तो अगर दोनों से मैं अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट करूं तो वो एक बीच के एंगल पे आएगा और वो एंगल यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री है। चलिए नहीं रहते, ठीक है।
मैं कह रही थी एक हमारे पास x डायरेक्शन में एक y में है, तो रिजल्टेंट बनेगा वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर 6 है, बेस भी 6 है, तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, जिससे 45 डिग्री आया। तो सबसे पहले इन दोनों से अगर हमें वेक्टर मिला तो वो यहाँ पे OB की डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड आया था √72। इतना क्लियर है सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ दो फोर्सेस बच गए, अब एक ऊपर वाली तरफ और एक इस बीच में किसी तरफ है, तो अब ये दोनों कौन कितना एंगल बनाएंगे, अब ये सोचो। 90. ये भी 90 बनाएंगे। जैसे अगर z एक्सिस और xy प्लेन में मैं कोई भी वेक्टर लेती हूँ, उनके बीच में 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे ये भी 90 बनाएंगे। तो अगर अब मैं इन दोनों से रिजल्टेंट निकालूं तो एक आएगा 72 और दूसरा भी 72। यहाँ पे मैंने 72 का स्क्वायर क्यों नहीं किया? वो अंडर रूट में थे तो स्क्वायर करते तो 72 आता. करेक्ट, वहां पे अंडर रूट में है, इसलिए फिर से स्क्वायर मत करना। 72 का स्क्वायर जैसे ही हमने इन दोनों को ऐड करा, मेरे पास आएगा √144। 144 किसका स्क्वायर है? 12 ठीक है, तो हमारे पास ये तो मैग्नीट्यूड आ गया कि 12 हमारे पास मैग्नीट्यूड है। अब फिर से देखो, ये दोनों फिर से परपेंडिकुलर है, तब आप इस डायग्राम में अगर क्यूब के हिसाब से बता सको कि रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, तो कोई बता सकता है? OE. OE की डायरेक्शन। OE. LE. क्या बोल रहे हो? इस OE की डायरेक्शन में बनेगा, बीच में 3D में Yes. इमेजिन कर सकते हो। Yes, ma'am. अब देखो उसकी जब पोजीशन बतानी है, तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा और क्यूब बनाती हूँ और अब इस क्यूब में अगर मैं कोई भी साइड लूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बीच में कोई एक वेक्टर है, उसको मैं ड्रॉ करूं, तो उस पे मेरे पास दो चीजें आएंगी, x और y। बना कुछ और रही है, बन कुछ और ही रहा है आज। ये हवा में मेरे पास एक वेक्टर है, इसको मैं नीचे अगर लेके जाऊं तो ये वही एंगल बनाएगा स्टार्टिंग में जो था मेरे पास। Yes, ma'am. ये मेरी z एक्सिस है, ये मेरा x है और ये मेरी y है, और यहाँ पे मैंने वही एंगल देखा है जो मेरे पास पहले था, तो दोनों के दोनों एंगल फिर से सेम आ गए। तो अगर मेरे पास 45 डिग्री होते हैं कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल x है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाता है अगर 45 डिग्री है तो एंगल? किसी को 1 पूछने by √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे. हाँ, जब हम अच्छा ठीक है, मैं बोल के बता रही हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब लेते हैं तो हम लिखते हैं कोई भी फोर्स है, कुछ भी है, उसके साथ cos थीटा लगा देते हैं। ये समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे मेरे पास ये जो भी फैक्टर बना, अब उसका कुछ हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन होगी। अब अगर मैं उसमें मैग्नीट्यूड देखूं तो वहां पे हमें cos थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम x वाले की बात कर रहे हैं, और y वाले में क्या लग जाएगा? Sin Sin theta. theta. तो जब हम डायरेक्शन लिखेंगे x और y के हिसाब से, तो x में लग गया एक एक्स्ट्रा 1/√2 और y में लग गया एक एक्स्ट्रा 1/√2, और दोनों के साथ i कैप और j कैप। ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. पर अगर अब मैं हाइट देखूं तो हाइट तो उसकी फिक्स है, तो अगर किसी भी पार्टिकल का अगर हम देखते हैं तो हमारी एक कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, जैसे यहाँ पे z वाला फिक्स है, और फिर अगर मैं उसका x और y डायरेक्शन में देखूं तो उसमें हमने दो एंगल लिए, एक x के लॉन्ग है और एक y के लॉन्ग। अब यहाँ पे जो हमारे पास x या y डायरेक्शन में जो भी एंगल आ रहा है, उसी के हिसाब से हमने x और y में डायरेक्शन लिखी। जैसे हमारे पास मैग्नीट्यूड था √72, तो इसके साथ मैंने √2 लगाया और आई कैप लगा दिया, तो ये x डायरेक्शन हो गई। ऐसे √2 लगा के मैं j कैप लिखूंगी तो y डायरेक्शन। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, अगर ma'am. z वाला बताना है तो मेरे को ये बताओ, ये जो रिजल्टेंट बन रहा था वो z के साथ कितना एंगल बना रहा है? जो भी रिजल्टेंट बना वो z के साथ कितना बना रहा है? 45.
45 डिग्री बना रहा है, ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस No, मैम। ma'am. 45 क्लियर नहीं है केशव? देखो यहाँ पे बीच में वो फिर से ये जो OE है, ये OE जो वेक्टर है, अगर मैं इसके दो पार्ट्स देखूं तो अगर Z एक्सिस के साथ देखो ये वाला एंगल, ये 45 डिग्री होगा ना जो मैंने मार्क करा है अभी। Yes, ma'am. हाँ, तो वो वाला एंगल भी 45 डिग्री हो गया। अब उससे मेरे पास रिजल्टेंट आ रहा था √144। तो 45 अगर मैं फिर से लूंगी Z वाली के साथ, क्योंकि अब एंगल Z के साथ बन रहा है, तो इसमें भी अपॉन √2 करना पड़ेगा। फिर से बोलना। रुक जाओ यार, ये मेरा आज पेन ही खराब हो गया एकदम से क्लास के बीच में। सेकेंड, हमारे पास था जब हम बात कर रहे थे Z वाली डायरेक्शन की, तो मेरे पास जो भी फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड था √144 जब ये हवा में लटक रहा था। ये थी Z डायरेक्शन, और ये बीच में एंगल जो था ये था 45 डिग्री। तो अगर मैं Z डायरेक्शन में कंपोनेंट देखूं तो √144 इंटू कॉस थीटा आएगा। Yes, ma'am. यस मैम। और थीटा भी यहाँ पे 45 है, तो cos 45 मतलब 1/√3। तो इस चीज को जब मैं √2 से डिवाइड करूंगी तो √72 बनेगा। Yes, ma'am. तो वो Yes. √72 हमारे पास एक डायरेक्शन में आ गया। वो कोई भी हो सकते हैं XYZ, हमें ऑप्शन से आप एक के साथ हमारे पास √72 लग गया। अब इन दोनों में हमारे पास 72 के साथ एक और √2 इसलिए लगा क्योंकि अगर मैं OB की वैल्यू देखूं तो OB की वैल्यू ऑलरेडी ही 72 थी। उसको जब हम √2 से डिवाइड करेंगे तो √36 ही आ सकता है, √72 नहीं आएगा। ये समझ आया? Yes, ma'am. मैम। Yes, ma'am. तो हमारे पास यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में ये फिक्स नहीं है कि Z वाले के साथ ही 72 आएगा या X वाले के साथ ही 72 आएगा, क्योंकि किसी की भी एक्सेस नहीं बता रखी। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें एक के साथ 72 हो और बाकी दोनों में 72 के साथ डिवाइडेड बाय √2 हो। वो कौन से ऑप्शन में है? D. ऑप्शन डी में है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर समझ ना आ रहा हो ना आज, मैं तो कल फिर से समझा दूंगी। सॉरी आज के लिए, ठीक है? थोड़ा बहुत समझ आया है सबको? मैं फ्राइडे को लगेगी। यस हाँ, फ्राइडे को लगेगी, मेरे को पता है। यस मैम। आ गया। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थे अलग अलग 30 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 315 डिग्री एंगल्स पे। तो अलग अलग एंगल पे जब हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट है तो उसके लिए फिर से दो एंगल होंगे, एक जो एक्स वाली डायरेक्शन के साथ बना रहा है और एक जो वाई वाली डायरेक्शन के साथ बना रहा है। तो क्या मैं एक्स वाली डिस्प्लेसमेंट को वाई वाली डिस्प्लेसमेंट में ऐड कर सकती हूँ? एक्स डायरेक्शन वाली डिस्प्लेसमेंट को वाई वाली डायरेक्शन के साथ? मतलब अगर कोई आदमी हमारे पास 2 मीटर लेफ्ट राइट जा रहा है और फिर 4 मीटर अप डाउन जा रहा है, तो मैं 2 और 4 को ऐड कर सकती हूँ क्या? ये तो बता दो कि अगर कोई आदमी एक ऐसे जा रहा है और एक ऊपर नीचे जा रहा है, तो क्या इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर सकते हैं? 2 + 4 लिख सकती हूँ मैं। नहीं, इसका तो रिजल्टेंट करेंगे। रिजल्टेंट करेंगे क्योंकि दो डायरेक्शन है। ऐसे यहाँ पे हमारे पास जो सारे डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो कुछ एंगल पे दे रखी है, तो हमें सबका रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। जैसे जो फर्स्ट टर्म है उसमें हमारे पास 30 डिग्री है, तो 20 cos 30 लेंगे। सेकेंड वाली में 40 cos 120 डिग्री लेंगे, और थर्ड वाले में 25 sin 180 सॉरी cos 180, एंड लास्ट वाले में 42 cos 270 लेंगे। तो ये कौन सी डायरेक्शन में मिलेंगी सारी डिस्प्लेसमेंट? अगर कॉस लगा दूं मैं सबके साथ, एक्स वाली मिलेगी या वाई वाली? X. एक्स वाली मिलेगी हमें।
तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे निकालूं कि x डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल हो जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 20 cos 30 प्लस 40 cos 120 प्लस 25 cos 180 प्लस 42 cos 270 प्लस 12 cos 315। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ये हमें ma'am. नेट डिस्प्लेसमेंट मिली है x डायरेक्शन में। अब मेरे को फटाफट वैल्यू बताओ, cos 30 की क्या वैल्यू होगी? √3/2। √3/2। 120 की कैसे निकालेंगे? 90 प्लस 30 से 90 प्लस 30 से निकाल सकते हो, 180 माइनस x से भी निकाल सकते हो। क्या वैल्यू आएगी इसकी? cos 180 माइनस 60 जब हम लेंगे तो माइनस cos 60 आएगा, तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री याद है सबको? यस मैम। यस मैम Yes, ma'am. तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। cos 180 की क्या वैल्यू होती है? -1। cos 270 की 0 होती है। 90 का ऑड मल्टीपल आ गया तो 0 हो गई। 315 कैसे निकालेंगे? 315 किसके पास है? 360 के पास है ना। तो 360 और 315 में क्या रिलेशन है सोचो? 360 माइनस 45 45. 45। और जब cos 2π माइनस थीटा करते हैं तो क्या मिलता है? cos 360 माइनस थीटा करते हैं तो cos थीटा। cos Cos theta. इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो cos 45 की वैल्यू मिल जाएगी 1/√2। तो उन सबको अगर हम पुट करें तो हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी x डायरेक्शन में। सिमिलरली साइन के लिए जहां जहां यहाँ पे cos लगा हुआ है वहां सारी जगह हम साइन लगा देंगे, तो हमारे पास एक वैल्यू मिलेगी ry वाली। ये समझ आया सबको? यस मैम। हाँ। Yes, ma'am. अब इन दोनों वैल्यू का क्या करें अगर हमें नेट रिजल्टेंट निकालना है तो? कि हमारे पास rx है x डायरेक्शन में, ry है y डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके और फिर अंडर रूट करके आ जाएगा ना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। यस मैम। अब देखो यहाँ पे अगर आप एंगल निकालने बैठते तो बहुत टाइम लग जाता। ऑप्शंस में देखो किसी में भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ही मैच नहीं कर रही है, तो एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है? या फिर हो सकता है आप एंगल निकाल दो, ये मैग्नीट्यूड मत निकालो। आप दोनों चीजें कर सकते हो कोई सी भी, क्योंकि किसी में ना तो एंगल मैच कर रहा है ना ही डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों निकालने का कोई फायदा नहीं है। ये सब क्लियर है सबको कैसे करना है? यस। Yes, ma'am. मैम एंगल निकालना होता तो कैसे निकालते? एंगल निकालना होता तो हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए ना, rx और ry। y वाला परपेंडिकुलर बन जाता है, x वाला बेस बन जाता है, दोनों का रेशियो लोगे tan थीटा आ जाता है। यस मैम। मैम वो b sin थीटा वो वाला फॉर्मूला लगा के जो डायरेक्शन का tan थीटा इक्वल टू वो वाला। वो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, जो भी परपेंडिकुलर की वैल्यू आए। जैसे यहाँ पे अगर मैं इन सबको ऐड करती साइन वाले सारे कंपोनेंट्स को, और मान लेते हैं मेरे पास आ रहा है फॉर एग्जांपल 20, रैंडम नंबर लिया है मैंने कि ry की वैल्यू आ गई 20 और जो rx है उसकी वैल्यू आ रही है 15, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाती 20/15, 4/3। क्लियर है केशव? यस मैम। हाँ, वहां से थीटा हम कैलकुलेट कर सकते थे। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स था और मोमेंटम में दो चीजें थी, मास और वेलोसिटी, और दोनों बदल रही थी। तो फोर्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। अब मोमेंटम में दोनों चीजें हैं और दोनों टाइम के साथ बदल रही हैं, तो एक बार एक का डेरिवेटिव लेंगे, एक बार दूसरे का। जैसे m dv/dt प्लस v dm/dt। कौन सा रूल है? प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल है। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दोनों में ही अगर आप देखो मास में भी और वेलोसिटी के फॉर्मूले में दोनों में ही टाइम आ रहा है, तो दोनों का करना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो जब मैं वेलोसिटी का करूंगी तो टी क्यूब है, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा मास एज इट इज जो था 2000 अपॉन टी प्लस 5। वेलोसिटी का जब डेरिवेटिव करूंगी तो 3t स्क्वायर और एक 10 और लगा हुआ है तो 30t स्क्वायर। फिर सेकंड वाली टर्म में वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब 10t क्यूब तो एज इट इज रहेगा 2000 अपॉन t प्लस 5 का डेरिवेटिव जब आप करोगे तो x की पावर -1 हो गई। यस मैम हाँ, x की पावर -1 का डेरिवेटिव -1 सामने आ जाता है, x की पावर -2 हो जाती है। यस मैम यस मैम तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2000 तो एज इट इज, एक माइनस लग जाएगा एक्स्ट्रा और t प्लस 5 की पावर हो जाएगी 2 डिनोमिनेटर में क्योंकि नेगेटिव पावर है। अब बस इसमें टाइम की वैल्यू पुट करनी थी और हमारे पास टोटल मैग्नीट्यूड आ जाता फोर्स का। क्लियर है सबको ये? यस मैम Yes, ma'am. यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था ना, आई थिंक। हाँ, हमारे पास y की वैल्यू दे रखी थी डेरिवेटिव ऑफ f अपॉन x इक्वल्स टू x स्क्वायर और हमें फाइंड करना था f में वैल्यू पुट करनी थी 6 और f में वैल्यू पुट करनी थी 3 और ये f की नहीं, ये डेरिवेटिव ऑफ f की वैल्यू है। मतलब हमें यहाँ पे बोला गया था df बाई dx इक्वल्स टू x स्क्वायर और हमें f में वैल्यू पुट करनी थी तो पहले f निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इस साइड क्या करूं, ये dx ले जाऊं और अब क्या करें, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट और इस डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यस मैम Yes, ma'am. तो यहाँ पे तो इन दोनों ने कैंसिल कर दिया तो हमें मिल गया बस f और राइट साइड जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो x स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3 बाई 3 प्लस c। अब इसमें हमें फाइंड करना था f ऑफ 6 माइनस f ऑफ 3। तो एक बार वैल्यू 6 पुट करनी थी और एक बार वैल्यू 3 और दोनों का डिफरेंस फाइंड करना था। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. हमने तो x क्यूब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया और फिर वैल्यू डाली थी। यहाँ पे नीलेश f डैश 6 नहीं बोला है, f ऑफ 6 बोला है। यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू दे रखी है, हमें उल्टा करके फंक्शन बनाना है। क्लियर है नीलेश? ओके मैम यस मैम हाँ, अब अगला क्वेश्चन आपको डाउट था जो ये 19th आप लोग को डाउट था ना कि दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है रिजल्टेंट का 2 और 3 वेक्टर का 1 और हमें क्रॉस प्रोडक्ट बताना था। किसी को डाउट था ना शायद ये? नोट तो किया था। बता दो आप मैम बता दो। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है, जैसे a का मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है और b का मैग्नीट्यूड 3 है और जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो है 1। तो रिजल्टेंट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो a स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर मतलब 9 और 2ab का मतलब है 12 और इसके साथ लगता है cos थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट? No, नो ma'am. मैम नो मैम और रिजल्टेंट की वैल्यू 1 है तो उसका स्क्वायर भी करूंगी तो 1 ही रहेगा कि अंडर रूट हटाऊंगी तो। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 12 cos थीटा इक्वल्स टू 9 प्लस 4 13 हो गया, राइट साइड में जाएगा तो 1 माइनस 13 माइनस 12 cos थीटा की वैल्यू आ गई -1। अब cos थीटा की वैल्यू -1 है तो थीटा कितना हो जाएगा 180 180 डिग्री। अब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हुए हमें साइन थीटा चाहिए होता है तो थीटा हमारे पास ऑलरेडी 180 आ गया तो साइन 180 क्या होता है? 0 साइन 180 होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 आ गया। क्लियर है सबको ये? यस मैम Yes, ma'am. यस मैम ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है द डायग्राम बिलो शोज अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर पाथ
और हमें बताना है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कि एक पार्टिकल है उसकी स्पीड तो सेम है u, पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब वहां पे अगर हम देखें तो v1 का मैग्नीट्यूड लूं और v2 का मैग्नीट्यूड लूं, दोनों वेलोसिटीज की मैग्नीट्यूड लूं, तो उसकी जो वैल्यू है मतलब स्पीड है वो तो सेम है। अब मेरे को बताना है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड। चेंज मतलब डिफरेंस। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं v1 माइनस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ऐसे करते हैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब इसमें एक एक करके सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। u स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह भी u स्क्वायर, तो ये हो गया 2u स्क्वायर माइनस फिर से u इंटू u स्क्वायर 2u स्क्वायर cos थीटा और अंडर रूट 2। तो यहां से अगर मैं 2u स्क्वायर को कॉमन लूंगी तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? किसी को पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, याद है? 1 माइनस अब आ गया याद। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब 1 के साथ अगर कॉस के साथ जो भी एंगल है वो फिर साइन में लग जाता है और उसका आधा लग जाता है। याद आया सबको? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे ये 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे ऑलरेडी थीटा है तो थीटा का हाफ करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब यहां से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आया अंडर रूट 2, u हमारे पास बाहर आ गया स्क्वायर रूट में से, और 1 माइनस कॉस थीटा से बन रहा था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका भी अंडर रूट लूंगी तो साइन थीटा बाई 2 आएगा, और एक ऑलरेडी मेरे पास रूट 2 था, तो रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। करेक्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं, उसमें है एन यू साइन थीटा अपॉन एम। तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 है, और एम की वैल्यू 2 वो भी 2 है, तो एन इंटू एम की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो बस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन रह गया ना, या वो वाला क्लियर हो गया 12th वाला? मैम एक बार बता देना। No, ma'am. नहीं हुआ ना क्लियर? ठीक है, No, ma'am. एक मिनट। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, मैं एक बार हल्का सा ना फिर से करती हूँ, वरना मैं क्योंकि मेरे को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है। एक्स, वाई और जेड, जैसे ये 3 डायरेक्शन थी, तो सबसे पहले हमारे पास बना था एक्स और वाई का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। ये क्लियर है सबको? है ना? Yes, Yes, ma'am. ये 45 था, ये भी 45 था। अब अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन बतानी थी तो जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा था, जैसे वहां पे अंडर रूट 72 आ रहा था, तो इसकी डायरेक्शन अगर मैं बताऊंगी कि इसकी पोजीशन क्या है, तो एक्स वाले के लिए अपॉन रूट 2 लग गया था और आई कैप, ऐसे ही वाई वाले के लिए भी रूट 2 लग गया था और जे कैप, क्योंकि कॉस 45 और साइन 45 था। ये क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. अब जो हमारे पास था वो था अंडर रूट 72 जेड डायरेक्शन में। तो अगर आप इतना भी सॉल्व ना करो, पूरा इतना भी देखो कि इन दोनों का रिजल्टेंट लिया तो इस डायरेक्शन में आया, और एक मेरे पास अभी इस डायरेक्शन में है के कैप में, तो उससे भी आप डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो। अदरवाइज मैंने क्या किया था कि इन दोनों का भी अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो कहीं बीच में आएगा। अब जब हम बीच में लेंगे तो अब वो z के साथ 45 डिग्री पे है और इसके साथ भी 45 डिग्री पे है, तो हम फाइनल का भी मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, और मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया था। अब समझ आया सब किसी को?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो उसमें पूरा मैग्नीट्यूड निकालने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपने इन दोनों का रिजॉल्व करोगे एक्स और वाई वाले का, तो एक वेक्टर आ गया और दूसरा वेक्टर ऊपर हवा में है ही, तो उससे भी हमारा आंसर मैच हो रहा था डायरेक्टली। अब किसी को डाउट है इस वाले में, प्लीज पूछ लो। No, ma'am. ठीक है। आप मेरे को एक सेकेंड दे दो। विजिबल है सबको अब? यस Yes, मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमने आई थिंक कौन से क्वेश्चन तक कर लिया था, हमें ये वाला करना है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। The equation of motion of a projectile is given by x equals to 3060 and 2y equals to ये नहीं करा था ना हम लोगों ने? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. हमें एंगल No, आना ma'am. है। तो अब देखो एंगल समझने के लिए यहाँ पे पहली चीज ये देखो कि हमें साइन के साथ लगा हुआ है एंगल, तो हम मोस्टली tan थीटा के उसमें बताते हैं, पर यहाँ पे हमें साइन थीटा के उसमें बताना है। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब हम देखते थे तो कौन सी चीज थी जो दो पार्ट्स में टूटती थी? क्या वो डिस्प्लेसमेंट थी, वेलोसिटी थी या एक्सेलरेशन था? स्टार्टिंग में जब हम कोई चीज देखते थे वेलोसिटी थी। Velocity. करेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी बतानी है तो कैसे बना सकते हैं? अगर हमारे पास दोबारा बोलना। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और हमें बताना है वेलोसिटी कितनी होगी, तो कैसे बना सकते हैं? Displacement. मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करेंगे अंकुश? टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव नहीं करते हैं? Velocity Yes. equal to dv upon dt. हाँ, dx अपॉन dt। तो हमारे पास यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट है, x में है 3060 और y में है 9060 माइनस 9.8 t स्क्वायर। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, x और y। यस मैम। Yes, ma'am. पहले x के लिए निकालते हैं, तो हमारे पास गिवन है x इक्वल्स टू 3060। तो वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पे x डायरेक्शन में, कोई बता सकता है? 36. 36। 36 आ जाएगी डायरेक्ट हम अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं dx बाई dt करूं तो ये मेरे को मिलेगा 36 और ये हो गई वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ऐसे ही अगर हम y के लिए लें तो हमारे पास है 2y इक्वल्स टू 9060 माइनस 9.8 t स्क्वायर। तो अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? कोई बता सकता है? 96. अच्छा पहले लेफ्ट साइड का बताओ। 2y का जब डेरिवेटिव करूंगी तो क्या आएगा? 2 into dy upon करेक्ट, dt। 2 इंटू डी वाई अपॉन डी टी। इस 2 को मत भूलना, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। इससे डेरिवेटिव करेंगे तो t तो हट ही जाएगा 96। इस वाले टर्म से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 19.60. 19.60। अब हमारे पास ये दो वेलोसिटीज आ गई, पर अभी भी इस वाले केस में t है। पर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो तो स्टार्टिंग वाला केस है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के टाइम पे टाइम क्या होता है? 0. 0 होता है। करेक्ट। तो हम दोनों वेलोसिटी तब निकालेंगे जब टाइम 0 है। तो इसमें तो हम टाइम पुट कर ही नहीं सकते, टी नहीं लगा हुआ है, तो Vx तो 36 ही है। पर Vy की क्या वैल्यू हो जाएगी जब टाइम 0 है? 96 upon 2.
96/2, क्योंकि ये वाली टर्म 0 हो गई, यहाँ से 48 आ जाएगा। अब x क्या होता है मेरा, बेस होता है या हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है? बेस। तो ये हमारा बेस आ गया, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर मैं लूं तो मेरे को सिंपल से एक रेशियो आता है कि अगर मैं tan थीटा देखूं तो मेरे पास है 48/36 और ये हो जाएगा 4/3। अब 4/3 से हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 5। 5 5 जाएगा। हमने इससे डायरेक्टली इसलिए कैलकुलेट नहीं करा क्योंकि इतने बड़े स्क्वायर थे, तो हमें 4/3 से डायरेक्टली पता चल गया हाइपोटेन्यूज 5 है। हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, सो साइन थीटा कितना हो गया, कितना हो गया साइन थीटा, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 4/5। 4/5। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट आ गया कि साइन थीटा की वैल्यू थी 4/5, राइट साइड ले गए तो पावर -1 हो जाती है। किसको डाउट है इसमें, प्लीज बता दो। नो मैम। बाकी लोगों को भी क्लियर है ये? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, फिर आगे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्रिकेटर हिट्स अ बॉल with velocity 25 meter per second at 60 degree above the horizontal. How far above the ground it passes over a fielder 50 meter from the bat? Assume the ball is struck very close to the ground. मतलब एक क्रिकेटर था, उसने एक बॉल को मारा और 60 डिग्री पे उसने उछाला उसे। अब हमें बताना है वो कितना ऊपर जाएगी, मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हाइट निकालनी है ऊपर। मैक्सिमम हाइट। हाइट निकालनी है। पर हाइट की कंडीशन है, हाइट तब निकालनी है जब हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है वो 50 हो। तो जरूरी नहीं है कि वो मैक्सिमम हाइट की कंडीशन हो, कोई भी बीच की हाइट भी हो सकती है। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हाइट के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली या वर्टिकल वाली? वर्टिकल। वर्टिकल वाली यूज करते हैं, है ना। तो वर्टिकल वाली अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास होता है y इक्वल्स टू UYT माइनस हाफ GT²। मैंने हाफ इसलिए माइनस हाफ क्यों लिखा, माइनस जी क्यों लिखा है, अपवार्ड जा रही है तो माइनस होगा। अपवर्ड जा रही है तो, है ना। अब यहाँ पे UY की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, अगर मेरे को U पता है और थीटा पता है तो? U sin थीटा। U sin थीटा से। अब G की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 9.8। 9.8। अब टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम हमने निकाला था जब हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पढ़ी थी कि टाइम क्या होता है, x/u cos थीटा। याद है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। तो हमारे पास यहाँ पे x की क्या वैल्यू दे रखी है जिस पर्टिकुलर टाइम की हम बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करा है, 50। 50। रखा है कि हमें बताना जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 50 हो गया था तब क्या टाइम है। और u cos थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एंगल भी और वेलोसिटी भी है। एंगल भी है वेलोसिटी भी है। तो पहले टाइम निकालो सब लोग, क्या है कि टाइम की वैल्यू cos 60 हमारे पास होता है 1/2, 4 आ जाएगा। 4 सेकेंड्स आ गया, 50 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और u cos थीटा मतलब 25 का हाफ। तो हमारे पास यहाँ पे 50/25 इंटू 1/2, यहाँ से 2 से 2 क्या ये हो गया ऊपर और ये वाला 2 पर जाएगा, तो 4 सेकेंड्स आ गया सबका। यस मैम। अब इस इक्वेशन Yes, ma'am. हम लोग, हमारे पास वेलोसिटी भी है, y वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, U sin
u sin थीटा u25 है और sin 60 क्या होता है? √3/2 रूट √3/2 तो उससे अब और टाइम की वैल्यू भी 4 आ गई है, तो y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। y मतलब हाइट, हमारे पास आएगा 25 इंटू √3/2, टाइम है 4 माइनस हाफ इंटू जी, हमें 9.8 लेना है यहाँ पे 9.8 और टाइम का स्क्वायर मतलब 16 हो गया। ये आ गया मेरे पास 4, यहाँ से इसको कैंसिल करा तो 2, तो 50√3 माइनस 4 इंटू 9.8। √3 की क्या वैल्यू ले सकते हैं हम लोग? क्या वैल्यू? 1.73 करेक्ट 1.73। तो कैलकुलेट करो क्या वैल्यू आ रही है हाइट की। फर्स्ट टर्म से आ रहा है 50√3, सेकेंड टर्म से आ रहा है 4 इंटू 9.8 और दोनों को बस सब्ट्रैक्ट करना है। सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, 16 डिवाइड बाय 2 8। मैम आपने 1.73 किसकी वैल्यू ली? √3 की। √3 √2 इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, 1.41 1.73। जिसका भी आंसर आए वो बोल सकता है। एट पॉइंट 8.1 8.1 8.2 सबका आंसर यही आ रहा है। और किसी ने कैलकुलेट ही नहीं किया है? एट 8.2 आंसर करेक्ट है वैसे। तो जिन लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है वो भी चेक कर लो, यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है। हमारे पास फर्स्ट टर्म में आ गया 50√3, सेकेंड वाली टर्म के लिए आ गया हमारे पास 9.8 इंटू 8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करना है बस। √3 की वैल्यू आप ले सकते हो 1.73। समझ आया सबको ये वाला क्वेश्चन? यस मैम यस मैम। यस मैम। यस मैम तो सबने बोली, आंसर किसी ने कैलकुलेट नहीं किया है। मैम बताया तो था। हाँ आप दोनों नहीं बताया तो बाकी लोगों से पूछ रही हूँ मैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ यहाँ पे छोटा सा पार्ट है कि अगर हम वेलोसिटीज देखें तो हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं वेलोसिटी को, एक है हॉरिजॉन्टल वाली और एक है वर्टिकल वाली। तो जब हम वर्टिकल वाली कैलकुलेट करते हैं तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है हमारे पास, पता है वो इक्वेशन सबको? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम मैम। उसमें u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है, t टाइम होता है। तो अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं और v इक्वल्स टू u प्लस 80 देखो तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 फाइनल वेलोसिटी u cos थीटा u हुई। पर अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो एक्सेलरेशन माइनस g हो जाता है। यस मैम किसी भी टाइम पे फाइनल वेलोसिटी देखना चाहती हूँ वो हो जाएगी u sin थीटा माइनस gt। और चाहे आप स्टार्टिंग वाला टाइम देखो तो उसमें t की वैल्यू 0 पुट करोगी तो आपके पास u sin थीटा आ जाएगा। अब जब हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक x वाला एक y वाला, तो x वाले को i कैप के साथ लिख देते हैं, y वाले को j कैप के साथ। तो यहाँ पे बस यही किया है, u cos थीटा इंटू i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू j कैप। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि अगर हमें रेंज मैक्सिमम चाहिए, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो थीटा 45 डिग्री होना चाहिए ताकि साइन 2 इंटू 45 साइन 90 हो जाए। और उस पर्टिकुलर एंगल पे जो रेंज का वैल्यू हो जाती है यू स्क्वायर बाय जी,
क्योंकि साइन 2 थीटा 1 हो जाता है। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी देखें, मतलब 30 60 जिनका सम 90 आ रहा है, तो रेंज सेम रहती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मतलब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी फ्राइडे को, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और अगर वो टेस्ट वाला क्वेश्चन किसी को ना क्लियर हो तो प्लीज बता देना, मैं फिर से करवा दूंगी। आज के लिए सॉरी। मैम हो Yes, गया ma'am. क्लियर। क्या है? ठीक हो है। गया clear।